प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 7,800 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की रखी आधारशिला। प्रधानमंत्री की मां हीराबेन का आज तड़के हुआ निधन। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रदेश में भी राज्यपाल और मुख्यमंत्री सहित अन्य नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। राज्य मंत्रिमंडल ने पुरानी पेंशन योजना पर लगाई मंजूरी की मुहर। एनपीएस नियमों के तहत देना होगा अंशदान। और 26 जनवरी को रिहा होंगे राज्य के 42 कैदी। राज्यपाल ने प्रस्ताव का किया अनुमोदन। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मोनिका शर्मा और आइए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 7,800 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की आधारशिला रखी और कई परियोजनाओं का लोकार्पण भी किया। प्रधानमंत्री ने कोलकाता मेट्रो के जोका तारातला खंड का भी उद्घाटन किया। उन्होंने कई अन्य रेल परियोजनाओं की आधारशिला रखी और लोकार्पण किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि हम ऊर्जा के क्षेत्र में फोकस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत के विकास के लिए भारतीय रेल का विकास भी जरूरी है। आजादी के अमृत काल में हमें फॉरवर्ड लुकिंग सोच और अप्रोच के साथ देश को आगे ले जाना है। साथियों, इस 21वीं सदी में भारत के तेज विकास के लिए भारतीय रेलवे का भी तेज विकास, भारतीय रेलवे में तेज सुधार, ये सारी बातें बहुत जरूरी हैं। इसलिए आज केंद्र सरकार भारतीय रेलवे को आधुनिक बनाने के लिए, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाने के लिए रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट कर रही है। आज भारत में भारतीय रेलवे के कायाकल्प का राष्ट्रव्यापी अभियान चल रहा है। बीते 8 वर्षों में भारतीय रेलवे ने आधुनिकता की नींव पर काम किया है। अब आने वाले 8 वर्ष में हम भारतीय रेलवे को आधुनिकता की नई यात्रा पर निकलते हुए देखेंगे। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय गंगा परिषद की दूसरी बैठक की अध्यक्षता भी की। बैठक में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री और परिषद के सदस्य, केंद्रीय मंत्रियों के अलावा उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री भी शामिल थे। गौरतलब है कि गंगा और इसकी सहायक नदियों में प्रदूषण रोकने और इसे पुनर्जीवित करने का पूरा दायित्व इस परिषद को दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अहमदाबाद से ऐतिहासिक हावड़ा रेलवे स्टेशन से हावड़ा न्यू जलपाईगुड़ी वंदे भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ी का वर्चुअली उद्घाटन किया। उन्होंने समारोह में कोलकाता मेट्रो पर्पल लाइन के एक हिस्से का भी शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, राज्यपाल सीवी आनंद बोस और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। बाद में प्रधानमंत्री ने वर्चुअल माध्यम से राष्ट्रीय गंगा परिषद की दूसरी बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में गंगा के प्रदूषण समाप्त करने पर चर्चा हुई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव सहित अन्य उच्च अधिकारी इस बैठक में शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन का निधन हो गया है। उन्होंने आज तड़के अहमदाबाद के एक अस्पताल में अंतिम सांस ली। वे 100 वर्ष की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर ट्वीट कर श्रद्धांजलि दी है। अपने ट्वीट संदेश में उन्होंने लिखा, शानदार शताब्दी का ईश्वर चरणों में विराम। माँ, मैंने हमेशा उस त्रिमूर्ति की अनुभूति की है जिसमें एक तपस्वी की यात्रा, निष्काम कर्मयोगी का प्रतीक और मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध जीवन समाहित रहा है।
प्रधानमंत्री ने अपनी मां के 100वें जन्मदिन पर हुई मुलाकात को याद करते हुए कहा कि उनकी मां ने हमेशा विवेक के साथ कार्य करने और जीवन को पवित्रता के साथ जीने के लिए प्रोत्साहित किया। गांधीनगर के मुक्तिधाम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन का अंतिम संस्कार किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन के निधन पर शोक व्यक्त किया है। राष्ट्रपति मुर्मू ने एक संदेश में हीराबा के 100 साल के संघर्षपूर्ण जीवन को भारतीय आदर्शों का प्रतीक करार दिया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने हीराबेन के निधन पर श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि हीराबा ने सादगी और उदारता के साथ मातृत्व के गुणों की मिसाल पेश की थी। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने प्रधानमंत्री की माताजी के निधन पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि ईश्वर दिवंगत आत्मा की सद्गति एवं परिजनों को इस दुख को सहन करने की शक्ति दें। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी प्रधानमंत्री की माताजी के निधन पर दुख व्यक्त करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। ईश्वर से प्रार्थना कि मृतक आत्मा को शांति मिले और दुखी परिवार को ईश्वर शक्ति प्रदान करे कि इस दुख को सहन कर सके। वहीं नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने भी श्री मोदी की माताजी के निधन पर शोक जताते हुए उन्हें अपनी श्रद्धांजलि दी है। माताजी के निधन पर अपनी अत्यंत विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। माताजी के श्री चरणों को हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि माताजी को अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान करें। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने भी हीराबेन को अपनी श्रद्धांजलि दी है। और आइए अब देखते हैं ये संदेश। अरे वाह, लेजेंड की बैट। इससे तो मैं खेलूंगा। फ्यूचर बैटिंग लेजेंड है। इसमें जिसका नाम लिखा है बैट उसी को मिलेगी। अरे यार, देखा, अगर इस पे मेरा नाम नहीं लिखा होता तो कितनी दिक्कत हो जाती। इसलिए आरबीआई कहता है बैंक अकाउंट हो या बैंक लॉकर, उसमें नॉमिनी का नाम जरूर दर्ज करें ताकि आपकी जमा पूंजी उसी को मिले जिसे आपने नामित किया है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। फूल वाला, केटरिंग वाला, बैंड वाला, ये लो भाई। बैंड बजेगी पापा, अगर गड़बड़ हुई तो गए पैसे। अरे नहीं रे, बैंक संभाल लेगा। कैसे? मैंने पॉजिटिव पे सिस्टम पे रजिस्टर किया है। बैंक को चेक्स और बेनिफिशियरीज की जानकारी दे दी है। बैंक चेक करेगा, जांच करेगा, डिटेल्स मैच नहीं तो क्लियरेंस नहीं। अच्छा, लाइए मुझे दीजिए। फोटो वाला, लाइट वाला, मंडप वाला। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का दूरदर्शन समाचार में। राज्य मंत्रिमंडल ने अधिकारियों कर्मचारियों के एनपीएस की राशि वापस करने के केंद्र सरकार की मनाही के बाद भी पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आज यहां उनके निवास कार्यालय में मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित की गई, जिसमें यह निर्णय लिया गया। अब शासकीय सेवकों को 1 अप्रैल 2022 से ही छत्तीसगढ़ सामान्य भविष्य निधि का सदस्य माना जाएगा और 1 नवंबर 2004 या उसके बाद नियुक्त तिथि से 31 मार्च 2022 तक एनपीएस खाते में जमा कर्मचारी अंशदान और उस पर अर्जित लाभांश शासकीय कर्मचारी को एनपीएस नियमों के तहत देय होगा। कर्मचारियों को राज्य शासन के अंशदान और उस पर अर्जित लाभांश जमा करने पर ही पुरानी पेंशन की पात्रता होगी। इसके लिए शासकीय सेवकों को एनपीएस के अंतर्गत पूर्ववत बने रहने या पुरानी पेंशन योजना का लाभ लेने का विकल्प नोटराइज शपथ पत्र में देना होगा। यह विकल्प अंतिम है और बदला नहीं जा सकता। बैठक में लिए गए दूसरे निर्णयों में स्कूल भवनों की मरम्मत के लिए विशेष योजना और मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना शुरू करना है। इसके अलावा नवा रायपुर में अटल नगर के निवेशकों के लिए अधोसंरचना विकास शुल्क को घटाकर 100 रुपए प्रति वर्ग मीटर करने का निर्णय लिया गया है।
बैठक में छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास का नियमितीकरण विधेयक 2022 और छत्तीसगढ़ औद्योगिक भूमि एवं प्रबंधन नियम 2015 में संशोधन के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। वाहनों से अस्थायी पंजीयन कर में वृद्धि किए जाने हेतु छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम 1991 एवं नियम 1991 में संशोधन के प्रारूप का अनुमोदन किया गया है। वहीं पीडीएस सिस्टम को लेकर भी महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य पर देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इस अमृत काल को कार्यक्रमों की श्रृंखला के रूप में मनाया जाना प्रस्तावित है। इसी क्रम में एक विशेष पहल के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा कैदियों की कुछ श्रेणियों को विशेष माफी दी जा रही है। इन्हें आगामी 26 जनवरी और 15 अगस्त को रिहा करना प्रस्तावित किया गया है। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने इस निर्णय के फलस्वरूप प्रदेश के 42 कैदियों को गणतंत्र दिवस के मौके पर रिहा करने का प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है। राज्यपाल ने कहा कि कैदियों को रिहा करने का उद्देश्य जेल में अनुशासन और सदाचरण सुनिश्चित करना और इसके प्रोत्साहन के रूप में जेल से जल्दी रिहाई की संभावनाओं का अवसर देना है। आजादी के 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य पर देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इस अमृत काल को कार्यक्रम की श्रृंखला के रूप में मनाने के क्रम में एक पहल के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा कैदियों की कुछ श्रेणियों को विशेष माफी देने और 26 जनवरी 2023 और 15 अगस्त 2023 को उन्हें रिहा करना प्रस्तावित किया गया है। मैं इस पुनीत पहल के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देती हूँ। मैंने आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर शासन के इस निर्णय के फलस्वरूप प्रदेश के 42 सजा याफ्ता कैदियों को 26 जनवरी 2023 गणतंत्र दिवस के मौके पर रिहा करने के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है। रिहा होने वाली बंदियों में 2 ऐसी महिला बंदी शामिल हैं जो 50 वर्ष से ज्यादा आयु की हैं और अपनी कुल सजा अवधि की 50% सजा भुगत चुकी हैं। थर्ड जेंडर को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं। राज्य शासन की इन्हीं योजनाओं का नतीजा है कि कभी नाच गाकर और भिक्षावृत्ति कर जीवन यापन करने वाले थर्ड जेंडर के लोग अब पुलिस विभाग में कांस्टेबल के रूप में नजर आएंगे। रायपुर के पुलिस प्रशिक्षण केंद्र में दूसरे प्रशिक्षणार्थियों के साथ ही 22 ट्रांसजेंडर भी प्रशिक्षण ले रहे हैं। इन प्रशिक्षु ट्रांसजेंडरों ने कहा कि पहले वे अपने दूसरे साथियों के साथ जीविका कमाने के लिए भटकते रहते थे। घर परिवार में भी उन्हें तिरस्कृत किया जाता था, लेकिन अब शासकीय सेवाओं में मौका मिलने से थर्ड जेंडर के लोगों के लिए आजीविका का नया द्वार खुला है। उन्होंने कहा कि इससे उनके लिए समाज के नजरिए में भी फर्क आया है। लगता है कि मैं इतने अच्छे और बहुत ही स्ट्रक्टली डिपार्टमेंट पे हूँ जहाँ पर मैं कभी सोच नहीं सकती थी। मैं बचपन से ही मेरा सपना था कि अगर मैं एक मेल होती या एक फीमेल होती तो शायद मैं पुलिस डिपार्टमेंट में जा सकती थी। और ट्रांसजेंडर होना खुद के लिए एक बहुत ही चुनौती होती है और मैं अपने आप को ये सोच के फ़ख्र महसूस करती हूँ कि पहले मेरी लाइफ चाहे जितनी भी स्ट्रगल भरी हो और अब मैंने स्ट्रगल करके आगे डिपार्टमेंट में आई और मेरा सिलेक्शन हुआ और मैं इस डिपार्टमेंट की लायक बनी। जो हैं आगे जर्नल, उन लोगों को भी एक मौका मिलेगा कि हम लोग भी अब पढ़ाई करके कि आगे दीदी लोग के जैसे हम लोग कुछ काम करें, कुछ आगे बढ़ें, क्योंकि हम लोग को भी अब मौका मिल रहा है। पहले ऐसा नहीं था कि कोई पढ़ाई कर रहे हैं तो कुछ बने, लेकिन आज जनरेशन चेंज हो गया, उसके हिसाब से ट्रांसजेंडर की मानसिकता भी चेंज हो रही है। अब उन लोग ना कि बधाई टोली या ट्रेन में भिक्षावृत्ति करने के अलावा उन लोगों की मानसिकता में भी ये चेंज आ गई कि हम लोग भी अब नौकरी करेंगे, इज्जत से खाएंगे और इज्जत से रहेंगे और समाज में कंधे से कंधा मिला के चलेंगे। ट्रांसजेंडर के लिए काम करने वाली विद्या राजपूत, जो खुद एक ट्रांसजेंडर हैं, उन्होंने कहा कि तृतीय लिंग समुदाय के लोगों का नजरिया बदलने और समाज में सम्मानजनक स्थान हासिल करने में ये एक सार्थक प्रयास है। अगर ट्रांसजेंडर व्यक्ति का जन्म होता है तो उस ट्रांसजेंडर व्यक्ति को माँ बाप ही नहीं स्वीकारते हैं, लेकिन यहाँ पे सरकार ने हमारे समाज के ऊपर भरोसा किया, विश्वास किया और अवसर दिया, जिसका सबसे बड़ा नतीजा ये है कि आज 22 ट्रांसजेंडर जो है वो पुलिस में अपनी सेवा दे रहे हैं। तो मैं बहुत प्राउड महसूस करती हूँ कि मैं छत्तीसगढ़िया हूँ।
और इस तरह तृतीय लिंग समुदाय शिक्षा और नौकरी के जरिए अपनी दशा और दिशा सुधारने में सफल हो रहा है। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।